हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू 4 कंपाइल्ड प्रीवियस ईयर पेपर से करेंगे, पास 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से। एंड उससे पहले हम चैप्टर 2 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बिकॉज काफ़ी बच्चों को लग रहा था कि चैप्टर 2 जो है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे नेम्स है, स्पेसिफिकली थियरीज और नेम्स, तो उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर 2 के लिए, वैसे तो सारे चैप्टर्स के लिए करो ये, बट स्पेसिफिकली चैप्टर 2 और 4 के लिए बिकॉज उसमें बहुत सारा डेटा है। फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करो। फ्लो चार्ट्स ऐसे ड्रॉ करना कि तुम्हारा एक पेपर पे पूरा पूरा चैप्टर आ जाए। यूज नेम्स एंड थियरीज जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें याद रहेगी। हम भूलते क्या है मेनली, उसके नेम भूल जाते हैं या फिर किसने दिया था, उस थ्योरी का नाम क्या है वो भूल जाते हैं। तो स्पेसिफिकली नेम्स और किसने दिया था ये चीजें याद रखना उसमें। ठीक है, तो ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना लो। ये एक रफ सा एग्जांपल है। तुम अपना क्लीन चार्ट बनाना, नीट वाइट प्लेन पेपर पे बनाना। यूज कलर पेन्स, या जितना ज्यादा विजुअली अच्छा हो उतनी जल्दी तुम्हें वो चीज याद होगी। सो चैप्टर 2 में अगर तुम देखो तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ हमारा बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि ये इतना ही है ना। मेन जो चंक है ना वो पर्सनैलिटी का है। तो सेल्फ में सबसे पहले क्या क्या था? सेल्फ में था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मतलब सेल्फ होता क्या है, सेल्फ का नेचर कैसा होता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में दो टाइप की आइडेंटिटी थी, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? द आइडेंटिटी दैट मेक्स मी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि माई नेम इज सो एंड सो माई नेम मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना, तो वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? द आइडेंटिटी दैट मेक्स मी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अगर मैं कह रही हूँ कि आई एम अ नॉर्थ इंडियन, तो दैट इज मेकिंग मी पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन ग्रुप, तो वो मेरी सोशल आइडेंटिटी हो गई। फिर हमारा सेल्फ जो होता है उसका एक ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है कि वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ सब्जेक्ट कुछ करते हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ सेल्फ कुछ करवाते हैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर कोई एक्शन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सब सेल्फ कुछ कर रहा है, सेल्फ इज द डूअर, तो वो सब्जेक्ट हो गया। जब सेल्फ इज द पर्सन जिस पे एक्शन हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर काइंड्स ऑफ सेल्फ है, ये आइडेंटिटी थी और ये काइंड्स ऑफ सेल्फ है, दोनों में डिफरेंस है बट दोनों चीज सेम ही है। दो टाइप की आइडेंटिटी होती है हमारी, एक पर्सनल, सॉरी, दो टाइप के सेल्फ होते हैं हमारे, एक पर्सनल और एक सोशल। सोशल सेल्फ को हम फेमिलियर सेल्फ या रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं। इट इज द काइंड ऑफ सेल्फ जो हमें दूसरों के बारे में सोचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे टाइप्स हो गए। उसके बाद आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मतलब हम अपने आप के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में कैसा सोचते हैं, वो कैसे एक्ट करता है और वो क्या है। तो इसमें फर्स्ट है तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आवर आइडियाज एंड थॉट्स अबाउट आवर सेल्फ, हाउ वी परसीव आवर सेल्फ, हम खुद को कैसे देखते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो ओवरऑल या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो अगर मैं अपने बारे में 50 चीजें लिख लूँ कि आई एम काइंड, आई एम ऑनेस्ट, आई एम लेजी, आई एम दिस, आई एम दैट, और उन 50 में से ना मैं दो ग्रुप में उनको कैटेगराइज करूँगी, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और फिर मैं काउंट करूँ। तो अगर मैंने पॉजिटिव चीजें ज्यादा लिखी है अपने बारे में तो मतलब मेरा खुद को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है। अगर मैंने नेगेटिव चीजें ज्यादा लिखी है अपने बारे में तो मेरा खुद को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है वो होता है हमारा जजमेंट अबाउट आवर वर्थ, कि हम खुद के वर्थ को, खुद के पोटेंशियल को कैसे जज करते हैं। अगर हमारा पोटेंशियल को लेके हमारा जजमेंट हाई है, अच्छा है, तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा। अगर लो है तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी लो होगा। तो सेल्फ एस्टीम इज द जजमेंट ऑफ आवर ओन वर्थ, कि हम कितने केपेबल है, हम खुद में कैसे कितना पोटेंशियल रखते हैं, कितना हमारे अंदर केपेबिलिटी है। ठीक है, देन सेल्फ एफिकेसी इज द थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि हाउ मच डू वी बिलीव इन आवर पोटेंशियल, मतलब अगर तुम मुझे कोई नया काम दोगे तो मैं कितना उस चीज को फेथ रखती हूँ कि मैं अचीव कर लूंगी या मैं कर लूंगी। अगर मैं रखती हूँ बिलीव तो मेरा सेल्फ एफिकेसी हाई है, अगर मैं नहीं रखती तो मेरा सेल्फ एफिकेसी लो है। इसके अंदर एक और चीज आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, बट उससे पहले डेफिनेशन याद रख लेना कि सेल्फ एफिकेसी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्शन एंड अचीव अ स्पेसिफिक गोल, कि मेरे सामने कोई भी गोल हो, कोई भी टास्क हो, मैं उसको परफॉर्म करूंगी और उसको अचीव कर लूंगी। अगर मैं ऐसा मानती हूँ तो मेरा सेल्फ एफिकेसी हाई है, अदरवाइज इट इज लो। एंड देन इसमें एक आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जो भी मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, अगर मैं उसके लिए खुद को ब्लेम कर रही हूँ, मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए, मैंने कहा मैंने पढ़ाई करी थी इसलिए अच्छे आए, मेरे टेस्ट में मार्क्स बुरे आए तो मैंने खुद को ब्लेम किया कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए बुरे आए, तो मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, बिकॉज आई एम एसोसिएटिंग माई फेलियर्स एंड अचीवमेंट टू माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर रही हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर रही हूँ। अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं बोलूँगी टेस्ट ईजी था, टेस्ट में ऐसा कुछ था नहीं, चैप्टर ईजी था। अगर अच्छे आ गए तो मैं बोलूँगी कि टीचर मुझे पसंद करती है इस वजह से अच्छे आ गए, तो या नहीं आए तो मैं ये बोलूँगी टीचर मुझे पसंद नहीं करती इसलिए उसने जानबूझ के मेरे मार्क्स काट लिए। तो वो मेरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया। व्हाई? बिकॉज आई एम एसोसिएटिंग माई फेलियर्स एंड अचीवमेंट्स टू समबडी एल्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सेल्फ एफिकेसी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। एंड द लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? हाउ वी कंट्रोल आवर एक्शंस, हाउ वी कंट्रोल आवर बिहेवियर। इसको तुम सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल। अब तुम्हें अगर खुद के एक्शंस को, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। तुम ऑब्जर्व करोगे कि कौन से बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। वंस यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, तुम उसके बाद क्या करोगे? उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, किसको? खुद को इंस्ट्रक्शन दोगे। सपोज मुझे वेट लूज करना है तो सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि मेरा वेट ज्यादा है, मुझे लूज करने की जरूरत है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, है ना। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ? खुद को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। मैंने नोटिस किया था कि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड ईट करती हूँ या शुगरी डाइट बहुत लेती हूँ, हाई ऑन कैलोरी डाइट लेती हूँ, तो मैंने खुद को इंस्ट्रक्शन दिया कि आई विल टेक अ कैलोरी डेफिसिट डाइट और मैं मीठा नहीं खाऊंगी, जंक फूड नहीं खाऊंगी। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गए मेरे। एंड जब मैंने उसको फॉलो किया तो मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगी, तो वो रीइंफोर्समेंट में आ गया। तो इन तीनों स्टेप्स को करके हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शंस को।
ठीक है। एंड सेल्फ कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद अचीवमेंट्स। तो इस पे काफ़ी स्टडीज़ भी हुई थी। एक स्टडी ऐसी हुई थी उस मार्शमैलो वाली, अगर तुम्हें याद हो, मैंने शायद वीडियो में भी बताया था कि बच्चों को ना मार्शमैलो दिया था। ऐसे छोटे-छोटे बच्चे लिए थे, बहुत छोटे बच्चे 3 टू 5 ईयर्स के, और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा और उनको बोला रिसर्चर ने कि इसको अभी नहीं खाना, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर से आता हूँ, आप इसको तब खाना, और अगर आप तब तक रुकोगे तो मैं आपको दूसरा मार्शमैलो भी दूँगा। ऐसे सबको बोला था। तो कुछ बच्चे ने क्या किया, वेट किया, जब तक वो वापस नहीं आया तब तक उसने वेट किया, उसको एक और मार्शमैलो मिला, फिर उसने बाद में दोनों खाया। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जैसे ही रिसर्चर बाहर गया उसने वो मार्शमैलो खा लिया। तो जब उन बच्चों को थ्रू आउट लाइफ फॉलो किया, वो बच्चे बड़े हो गए, काम करने लगे, तो ये पता चला कि दोज चिल्ड्रन जो खुद को कंट्रोल कर पाए थे उस टाइम पे, उन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने ज़्यादा सक्सीड किया है। एंड द चिल्ड्रन जो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाए थे, बाहर जाते ही मार्शमैलो खा लिया था, मतलब जिनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज़ नहीं है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उनको, वो जो है बहुत ज़्यादा आगे अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाए थे। तो सेल्फ रेगुलेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हो गया। उसके बाद आता है कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर एंड सेल्फ में क्या है, कलेक्टिविस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, दो टाइप की सोसाइटी होती है। कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी हम किसको बोलते हैं, जो हमारा एशियन और अफ्रीकन कम्युनिटी हो गया ना, कंट्रीज हो गए, उनको हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी बोलते हैं। और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हम किसको बोलते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस, उनको बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों कल्चर में अगर कोई रह रहा है तो उसके सेल्फ में क्या डिफरेंस आएगा, ये देखो। अगर कोई कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में रह रहा है तो हमारी सोसाइटी में ये बिलीफ सिस्टम होता है कि इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब मैं अगर कोई इंसान हूँ तो मैं एक बड़े ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं उससे सेपरेट नहीं हूँ। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में ये बिलीव होता है कि इंसान अलग है और सोसाइटी अलग है, मतलब मेरे नीड्स अलग है, सोसाइटी की नीड्स अलग है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में डाइकोटमी नहीं होती एंड इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में डाइकोटमी होती है। डाइकोटमी का क्या मतलब है, क्लियर डिफरेंस, देयर इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप इन वेस्टर्न सोसाइटी, इसीलिए डाइकोटमी इज क्लियर। एंड कलेक्टिव सोसाइटी जो होती है, एशियन सोसाइटी जो होती है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ग्रुप एंड सोसाइटी इंडिविजुअल में, इसलिए डाइकोटमी इज अनक्लियर। उसके बाद बाउंड्रीज जो होती है एशियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटीज में, वो शिफ्टिंग होती है। वेस्टर्न सोसाइटी में बाउंड्रीज जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो सोसाइटी के लिए अपने रूल्स को, अपने बिलीफ को चेंज नहीं करते, हम कई बार कर लेते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए थॉरली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, या फिर पूरा जो फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन है वहाँ देख लेना। ठीक है, फिर ये हमारा सेल्फ वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी में तुम्हारा स्टार्ट होता है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि पर्सनालिटी है क्या, इट इज अ यूनिक स्टेबल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू आवर एनवायरमेंट। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डायनामिक होता है, इसके फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट होते हैं, स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसमें थ्योरीज जो है उनको हम डिफरेंट अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मेजर अप्रोचेस कितने हैं तुम्हारे, 6 मेजर अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज टाइप अप्रोच, सेकंड इज स्ट्रेट अप्रोच, थर्ड इज साइकोडायनामिक अप्रोच, फोर्थ इज बिहेवियरल अप्रोच, फिफ्थ इज कल्चरल अप्रोच एंड सिक्स्थ इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये 6 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट जो है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या करता है, टाइप अप्रोच ब्रॉड कैटेगरी, मतलब उसने बहुत सारे ट्रेट्स देखे और सिमिलर ट्रेट्स को एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप में लोगों को कैटेगराइज करता है। जैसे कि हम डिशेस को कैटेगराइज करते हैं ना, कि ये मीठे इंग्रेडिएंट्स वाली जो डिशेस हैं वो सब स्वीट डिश में डाल दो, नमकीन वाली जो डिशेस हैं उसको अलग में डाल दो, स्पाइसी वाली जो उनको अलग में डाल दो। स्पाइसी डिशेस में कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, सारे हैवी, जो बहुत एक्सोटिक स्पाइसेस होते हैं ना, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, गरम मसाला हो गया, इस टाइप के, तो वो ट्रेट्स हो गए। ठीक है, और डिश जो हो गया वो टाइप हो गया। तो ऐसे करके हम टाइप अप्रोच में कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रुप करके और टाइप में डालते हैं। इसमें कितनी थ्योरीज है तुम्हारी, 5 थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी तो हिपोक्रेट्स ने दी थी, जिसने ब्लड टाइप्स और किसको कैटेगराइज किया था, हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, ब्लड, ये यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा, ब्लड को, और कितना ज़्यादा किसके अंदर कौन से टाइप का ब्लड है, फ्लूइड है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया था। तो इसने 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फेलगम और ब्लड। जिसके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है वो एक टाइप का इंसान होता है, जिसके अंदर फेलगम ज़्यादा होता है वो फ्लेगमेटिक होता है, जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है वो अलग होता है, जिसके अंदर येलो बाइल ज़्यादा होता है वो अलग होता है ना। और 4 टाइप्स कौन से थे, सैंग्विन, कॉलेरिक, मेलनकॉलिक एंड फ्लेगमेटिक। तो ये ब्लड और पर्सनालिटी, ब्लड नहीं, बेसिकली बॉडी फ्लूइड और पर्सनालिटी को इसने एसोसिएट किया है कि 4 टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं, जिसके अंदर जो ज़्यादा होगा उसकी वो पर्सनालिटी डोमिनेंट होगी। इसी का काउंटर पार्ट है कि इंडियन आयुर्वेदा में चरक संहिता। चरक संहिता ने भी कुछ बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड बोला। उसने बोला कि 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, त्रिदोषा एंड त्रिगुणा। त्रिदोषा तो होते हैं हमारे वात पित्त कफ, और त्रिगुणा होते हैं राजस तामसी सत्व। ठीक है, तो जिसके अंदर जो फ्लूइड ज्यादा होगा उसके अंदर वो टाइप की पर्सनालिटी होगी। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर राजस गुण ज्यादा है तो उसका मटेरियलिस्टिक नेचर होगा, है ना। किसी के अंदर तामस ज्यादा है तो वो अग्रेसिव होगा। जिसके अंदर सत्व ज्यादा है उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक ड्यूटीफुलनेस, ट्रुथफुलनेस ज्यादा होगी। तो ये भी हमारे बॉडी फ्लूइड के बेसिस में ही था। तो फर्स्ट जो दोनों है, दे कैटेगराइज पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, और ये भी कह सकते हो कि दे हैव एसोसिएटेड बॉडी फ्लूइड्स विद पर्सनालिटी। थर्ड इज शेल्डन बॉडी टाइप। शेल्डन बॉडी टाइप नाम से ही पता चल रहा है ना, शेल्डन ने दिया था और उसने बोला था कि जिस टाइप की बॉडी होती है इंसान की उस टाइप की उसकी पर्सनालिटी होती है। इसमें 10 टाइप्स है, एंडो, एक्टो एंड मीजो। ठीक है, तो कोई एक तो होते हैं हमारे जो फैट राउंड सॉफ्ट होते हैं, तो फैट राउंड सॉफ्ट उनका बॉडी टाइप हो गया कि वो थोड़े हेल्दी होंगे, फैट होंगे, राउंड दिखेंगे, तो उनके अंदर पर्सनालिटी कैसी होगी, सोशेबल होंगे, काइंड होंगे। सेकंड हमारा होता है टॉल, और बहुत पतले से होते हैं, थिन टॉल, तो वो कैसे होंगे, वो ब्रेनी होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। तो इसने क्या किया, इसने बॉडी टाइप को किससे एसोसिएट कर दिया, पर्सनालिटी से एसोसिएट कर दिया। एंड थर्ड वाज मस्कुलर एंड हैवी, मतलब बहुत बॉडी बिल्ड उनका बहुत अच्छा है, मस्कुलर है, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैसे होंगे, वो करेजियस होंगे, ब्रेव होंगे, है ना। तो इसने बॉडी के शेप को पर्सनालिटी से एसोसिएट किया था। फोर्थ इज कार्लजंग। कार्लजंग ने बोला कि लोग 2 ही टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और तुम्हें पता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। एंड द लास्ट वन इज मॉरिस पर्सनालिटी कैटेगरी। मॉरिस मतलब इसमें 2 और लोग हैं, फ्रेडमैन, रोजनमैन एंड मॉरिस। 3 लोगों ने ये थ्योरी दी थी। सबसे पहले फ्रेडमैन और रोजनमैन आए, उन्होंने बोला कि 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, टाइप ए वाले जो होते हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं,
हमेशा जल्दी में रहते हैं। टाइप बी वाले जो होते हैं वो काम रहते हैं, चिल रहते हैं। तो टाइप ए को हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, टाइप बी को कोई डिजीज नहीं होते। फिर आया मॉरिस। मॉरिस ने बोला कि अच्छा इसके बाद टाइप सी और डी भी होते हैं, सी वाले अलग होते हैं और डी वाले अलग होते हैं, और सी वालों को कैंसर होने के चांस होते हैं और डी वालों को डिप्रेशन होने के चांस होते हैं। तो ये हमारे 6 जो थ्योरीज हैं, ये किसमें है? ये टाइप अप्रोच में। अब ये तुम ऑब्वियसली डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि टाइप अप्रोच के अंदर कौन सी थ्योरीज आ रही है, ये भी ध्यान रखना है कि वो किसने दिया था, फिर ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या है। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें समझ आ गया, तो वो तुम्हें याद रहेगा। नेम्स याद करने के लिए फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, है ना, एमसीक्यूज करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो उससे रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन से वो चीज याद रहेगी। फिर हमारा सेकंड टाइप आता है ट्रेट अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच हमने कर लिया टाइप, सेकंड है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, शाइनेस, ऑनेस्टी, बीइंग अकेला, आइसोलेशन में रहना, ये सारी चीजें हमारे ट्रेट्स होते हैं। अब ट्रेट के बेसिस पे इन तीनों ने पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया था, एल्बर्ट, कैटल एंड आइसेंक। ठीक है, अब ये तुम्हें थ्योरी 3 तो याद करनी ही करनी है। उसके अलावा 5 फैक्टर मॉडल भी है, जो कि तुम्हारे बुक के अंदर ना बॉक्स के अंदर बना हुआ है, तो उस बॉक्स को भी याद करना है। इसलिए मैंने उसको अलग कलर से मेंशन किया है कि वो तीनों के अलावा वो एक एडिशन है। तो 5 फैक्टर मॉडल में हमारे 4 एक्रोनिम आते हैं, 5 ओशन करके, उस ट्रिक से याद कर लेना। चलो, तो पहले आते हैं इनकी थ्योरीज पे। एल्बर्ट ने क्या बोला था, कैटल ने क्या बोला था, और इसने क्या बोला था। सो एल्बर्ट ने क्या बोला था कि जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी में डीपली कोर में घुसे हुए होते हैं, हमारी पर्सनालिटी में इतनी डीपली एनग्रेव्ड होते हैं कि हम कुछ भी करेंगे ना, तो कुछ भी करने से पहले उसी चीज के बारे में सोचेंगे। इसीलिए एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि कार्डिनल ट्रेट्स आर हाईली जनरलाइज्ड। अब हाईली जनरलाइज का मतलब लोगों को समझ नहीं आता कई बार। हाईली जनरलाइज का मतलब ये है कि तुम्हारे हर बिहेवियर में दिखेगा, हर बिहेवियर में जनरलाइज हो चुका है वो। एग्जांपल इसका देखो, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट नेचर। ठीक है, तो वो कुछ भी करने से पहले नॉन वायलेंस के बारे में ही सोचते थे, है ना। किसी कोई भी एक्शन ले रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, कोई भी लॉ पास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती थी कि ये वायलेंस को सपोर्ट करती है या नहीं करती, है ना। तो उनके हर बिहेवियर में वो चीज दिख रही है, तो वो बहुत ज्यादा जनरलाइज हो चुकी है उसके लाइफ में। तो इसीलिए कार्डिनल ट्रेट्स आर द ट्रेट्स दैट आर हाईली जनरलाइज्ड। सेकंड टाइप ऑफ ट्रेट एल्बर्ट ने क्या बोला कि कार्डिनल के बाद सेकंड सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया कार्डिनल, सॉरी ये नहीं लिखा जा रहा है इस पे, कार्डिनल, देन उसके बाद हो गया सेंट्रल। सेंट्रल जो होते हैं वो लेस जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब दिखते हैं बिहेवियर में, बट हर जगह नहीं दिखते, हमेशा नहीं दिखते, उतने डोमिनेंट नहीं होते। और ये ट्रेट्स होते हैं जैसे ऑनेस्टी, एम्पैथी, सिंपैथी एक्सेट्रा, जैसे ट्रेट्स इनको हम अपने सीवी वगैरह में भी लिखते हैं टू शो आवर पर्सनालिटी या बिहेवियर, सिंसियर, और क्या हो जाएगा, डिलिजेंट, वार्म, ये सारी चीजें। एंड द लास्ट इज सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं जो लीस्ट जनरलाइज्ड होते हैं। लीस्ट जनरलाइज मतलब वो तुम्हारे बिहेवियर को इतना ज्यादा गाइड नहीं करेंगे, दे कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आ जाएगा इसमें तुम्हारा प्रेफरेंस, कि तुम एथनिक क्लोथ्स ज्यादा प्रेफर करते हो या वेस्टर्न क्लोथ ज्यादा प्रेफर करते हो, कौन से फ्रूट्स तुम्हें पसंद है, कौन से टाइप का कुजीन तुम्हें पसंद है, तो वो सारे प्रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये एल्बर्ट की थ्योरी थी कि 3 टाइप्स के ट्रेट्स होते हैं, सेंट्रल, कार्डिनल एंड सेकेंडरी। ठीक है, देन कैटल आया। कैटल ने बोला कि कैटल ने फैक्टर एनालिसिस किया था। फैक्टर एनालिसिस का मतलब पता है क्या होता है? उसने डिक्शनरी छान ली थी पूरी, और सारी पूरी डिक्शनरी में से ना उसने सारे पर्सनालिटी वाले जो वर्ड्स थे ना, जो भी एक इंसान की पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर सकते थे, वो लिख दिए थे। फिर उसने उसमें से सिमिलर ट्रेट्स हटाए, सिनोनिम्स वगैरह हटाए, और उसने 16 छांटे ट्रेट्स, और उन 16 को उसने बोला कि ये जो ट्रेट्स होते हैं ये सोर्स ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, सोर्स ट्रेट मतलब बेस ट्रेट्स होते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी का कोर बनाते हैं। सिमिलर सिमिलर लग रहा है तुम्हें एल्बर्ट और कैटल का नाम, टर्मिनोलॉजीज अलग है, आइडिया सेम है। ठीक है, दो लोगों ने थ्योरी दी है, दोनों ने सेम सिमिलर सी थ्योरी दी है, नाम अलग अलग है। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं? वो हमारी पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, हमारी पर्सनालिटी का कोर बनाते हैं। एंड सोर्स ट्रेट से निकल के जो ट्रेट्स आते हैं ना, वो सरफेस ट्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी एक सोर्स ट्रेट है। ठीक है, वो पर्सनालिटी का कोर बना रहा है। उससे सरफेस ट्रेट क्या आएंगे कि वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करेगा, हमेशा सच बोलेगा, ट्रूथफुलनेस हो गया, ड्यूटीफुलनेस हो गया। तो ये सारे ट्रेट्स जो गए वो सरफेस ट्रेट हो गए, वो उसके बिहेवियर में दिखेंगे। सच बोलना, लोगों को मैनिपुलेट ना करना, अपना काम टाइम पे करना, चीजों को मैनिपुलेट ना करना, वो तुम उसकी पर्सनालिटी में ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसके बेसिस पे तुम कहोगे कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्टी सोर्स है जिससे निकलकर सरफेस ट्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसेंक। आइसेंक ने क्या बोला और इसी कैटल की थ्योरी पर ही बेस्ड है 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट, जो आगे हम पढ़ेंगे। आइसेंक ने बोला कि 3 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। ठीक है, फर्स्ट होता है न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेकंड होता है इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, एंड थर्ड होता है साइकोटिसिज्म एंड सोशबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म मतलब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तुम बहुत रेस्टलेस होगे, मूडी होगे, एंशियस होगे, टची होगे, हमेशा अपना कंट्रोल लूज करते रहोगे। अगर ऐसा है तो तुम हाई हो किसमें? न्यूरोटिसिज्म में। अगर किसी के अंदर न्यूरोटिसिज्म लो है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट रेट्स हैं, साथ में ही चल रहे हैं। तो न्यूरोटिसिज्म लो का मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है, इमोशनल स्टेबिलिटी लो का मतलब न्यूरोटिसिज्म हाई है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हाई होगा, दूसरा लो होगा। अब जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है वो अपना इमोशंस कंट्रोल करके रखेगा, बिल्कुल भी मूडी नहीं होगा, बहुत काम होगा, काम टेम्पर्ड, इवन टेम्पर्ड होगा। दूसरा देखो, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, या तो एक्सट्रोवर्ट होगा इंसान या तो इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट है तो लोगों से बात करेगा, सोशली बहुत आउटगोइंग एक्टिव होगा, है ना। और अगर इंट्रोवर्ट है तो सोशली विड्रॉन होगा या फिर लोगों से बात नहीं करेगा, अकेला रहना चाहेगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। एंड थर्ड इज साइकोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। साइकोटिसिज्म क्या होता है? जो दूसरों से सोशबिलिटी होता है कि दूसरों से बहुत प्यार से बात करते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, काइंड होते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। एंड साइकोटिसिज्म का उल्टा हो गया कि लोग ही नहीं पसंद उसको। तो ये हमारे 3 मॉडल हो गए ट्रेट अप्रोच के। एंड द फोर्थ इज 5 फैक्टर मॉडल। ये किसने दिया था? पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो पर्सनालिटी होती है ना, उसमें 5 बड़े फैक्टर्स होते हैं। 5 बड़े फैक्टर्स कौन से होते हैं? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्शियसनेस। तो इसको तुम ओशन से याद कर सकते हो, ओशन एक्रोनिम से, OCEAN। O फॉर ओपननेस, टू न्यू एक्सपीरियंसेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस, N फॉर न्यूरोटिसिज्म। इसको देख लेना, डिटेल वीडियो में मिल जाएगी।
ये चलो सुन ही लो। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस मतलब वो हमेशा ना नई-नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होते हैं, ठीक है? वो उनका माइंडसेट बहुत ओपन होता है, वो क्लोज़ नहीं होते कि जो अभी तक किया वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है? अगर इसमें कोई लो स्कोर करेगा तो उसके अंदर सारे ऑपोज़िट ट्रेट्स हो जाएँगे। समझ आया कि अगर ओपन है, ओपननेस में हाई स्कोर आया है, तो वो हर नई चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर ओपननेस में लो स्कोर आया है, तो वो अपने जो पुराने आइडियाज़ हैं, अपने जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे, नया कुछ ट्राई नहीं करेंगे। एक्सट्रोवर्जन तुम्हें पता ही है, अगर कोई एक्सट्रोवर्जन में हाई स्कोर करेगा तो वो सोशल होगा, एक्टिव होगा, असर्टिव होगा, आउटगोइंग होगा, टॉकेटिव होगा। कोई लो स्कोर करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, विथड्रॉन होगा, उतना पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, उतना असर्टिव नहीं होगा, अपनी चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। एग्रीएबलनेस मतलब कितने ज़्यादा वो कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है। अगर ऑपोजिट है तो वो हॉस्टाइल होंगे एंड सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने-अपने से काम रखेंगे। तो एग्रीएबलनेस में हाई स्कोर मतलब हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग, नर्चरिंग, दूसरों की मदद करना, ठीक है? हमेशा कोऑपरेटिव, फ्रेंडली रहना। अगर उसमें लो स्कोर कर रहा है मतलब दूसरों की मदद ना करना, अपने-अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड रहना, हॉस्टाइल रहना। न्यूरोटिसिज्म अभी बताया था ना जो आई सिंक वाले में, वही चीज़ है। अगर न्यूरोटिसिज्म में हाई आया तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी, एंशियस, वरीड, फियरफुल, डरा-डरा रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, इरिटेट रहना, हाइपर एक्टिव, हाइपर टेंशन रहना। और इसमें अगर लो स्कोर आया तो इस सब का उल्टा हो जाएगा। एंड कॉन्शियसनेस मतलब अगर किसी का हाई स्कोर आ रहा है कॉन्शियसनेस में तो वो हार्ड वर्किंग है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है, डिपेंडेबल है। मतलब तुमने उसको कोई काम बोल दिया तो वो करेगा ही करेगा काम। तुम अब चिंता फ्री हो जाओ, वो काम डिलीवर कर देगा। दैट मीन्स कि डिपेंडेबल है। और कॉन्शियसनेस अगर लो स्कोर आ रहा है मतलब डिपेंडेबल नहीं है। डिपेंडेबल नहीं है, तुम उसको कुछ भी बोलोगे वो बात बोल देगा कि हाँ मैं कर दूंगा, बट उस पे तुम रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज डिसिप्लिन ही नहीं है, डिपेंडेबल ही नहीं है, बस कमिटमेंट करके भूल जाता है। सो ये हमारा ट्रेड अप्रोच हो गया। नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच में कितनी सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें साइकोडायनेमिक अप्रोच में। और ये सबसे पहले किसने दिया था, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था इट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ही सेड कि हमारा जो माइंड होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जिसमें हमारी सारी चीजें, वो चीजें स्टोर हैं जो जिसके बारे में तुम्हें पता है। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डेट टुडे, तो तुम कहोगे 24 अगस्त 2025। तुम्हें पता है कि आज क्या डेट है ना? तुमने आज क्या खाया ब्रेकफास्ट में, तो तुमने जो भी खाया तुम्हें पता है। तो वो सारी थॉट्स, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सारे थॉट्स जिसके बारे में तुम अवेयर हो वो कॉन्शियस में है। प्री कॉन्शियस में वो सारे थॉट्स आते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं याद, एक्टिवली हर टाइम पे याद नहीं रहता, बट अगर मैं सोचूं उसके बारे में तो मुझे याद आ जाएगा। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट वाज द फर्स्ट गिफ्ट दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो मुझे हमेशा थोड़ी याद रहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पहला क्या गिफ्ट दिया था, लेकिन मैं सोचूंगी तो मुझे याद आ जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि एक हफ्ते पहले क्या खाया था डिनर में, तो मुझे हमेशा थोड़ी याद रहता है, बट सोचूंगी तो याद आ जाएगा। सो दो आर द प्री कॉन्शियस मेमोरीज या प्री कॉन्शियस लेवल। और लास्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कितना भी याद कर लो वो याद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो डीप बॉटम पे जा चुका है बिल्कुल। और इसको फ्रूट ने ना एक आइसबर्ग से कंपेयर किया था कि आइसबर्ग का जो 10% छोटा सा पार्ट बाहर होता है ना, उतना ही हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, बाकी सारा हिडन जो अंदर 70% हिडन होता है वो हमारा अनकॉन्शियस होता है, ठीक है? तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियस हो गया। फिर ईड, ईगो, सुपर ईगो। उसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दी थी कि एक ईड होता है, एक सुपर ईगो होता है, ईगो होता है। ईड जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, एनिमल लाइक होता है, चाइल्ड लाइक होता है, वो सिर्फ अपने बायोलॉजिकल नीड्स विच इज हंगर, वाटर एंड सेक्स, इसको ही फुलफिल करता है, बाकी और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। एंड ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट बिलीव्स कि अगर तुम चीजों को फुलफिल कर रहे हो विदाउट अट्रैक्टिंग पनिशमेंट तो ही करो, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो ही करो, अदरवाइज डू नॉट डू इट। तो ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है एंड इट ग्रोज आउट ऑफ इट बाय सोशलाइजेशन या इंटरेक्शन विद आवर पेरेंट्स एंड फैमिली। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, वो बाय द बुक चलता है, रूल्स को कुछ ज्यादा ही फॉलो करता है। सो इसका एक एग्जांपल समझो। अगर तुम्हें भूख लगी है, क्लास में बैठे हो, भूख लगी है, ईड बोलेगा खाना खा लो बिकॉज हंगर इज द प्राइमरी नीड, आई नीड टू रिड्यूस हंगर। ईगो क्या बोलेगा, सुपर ईगो क्या बोलेगा कि अभी तो खाना नहीं है, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, लंच के बिना कैसे खा लोगे, खाना तो 3 बार खाना चाहिए। एंड ईगो क्या बोलेगा कि ईड को भी सेटिस्फाई करना है, ईगो को भी, सुपर ईगो को भी करना है, क्योंकि वो ना मीडिएटर का काम करता है। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ बीच का रास्ता बताएगा। वो बताएगा कि या तो परमिशन लेके खा लो या फिर छुप छुपा के खा लो। तो ईगो जो होता है वो बीच का बिच्चू होता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हो गया। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस क्या है, पर्पस है टू रिड्यूस एंजाइटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। कई बार ना ये जो ईड है और ये जो सुपर ईगो है आपस में अग्री नहीं करते और ईगो को कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तो वो रियलिटी को ऑल्टर कर देता है डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके। और 5 डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्शन, रिएक्शन, डिनायल, रिप्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। लास्ट इज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी मतलब हमारी पर्सनालिटी किस स्टेज में ग्रो करती है, तो ये हमारी 5 स्टेजेस में ग्रो करती है। फर्स्ट स्टेज इज ओरल, जिसमें प्लेजर जोन जो होता है वो माउथ होता है। सेकंड जोन इज एनल, जिसमें प्लेजर जोन जो होता है एनस होता है, इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। थर्ड इज फैलिक, जहाँ पे प्लेजर जोन जो होता है इट इज सेक्सुअल ऑर्गन्स। एंड फोर्थ लेटेंसी, जहाँ पे सब कुछ जो डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर वो सप्रेस हो जाते हैं। एंड फिफ्थ इज जेनिटल। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूओ फ्रूडियंस। न्यूओ फ्रूडियंस वो लोग हैं जिसने फ्रूइड से थोड़ा सा डिसएग्री किया और उन्होंने बोला कि सिंस फ्रूइड का जो मेन मोटिव था ना, मेन फोकस था सारे थ्योरीज में, वो था कि हर चीज को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हर चीज में हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया फ्रूइड ने उसको। तो इन न्यू फ्रूडियंस ने बोला ऐसा नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को डेवलप कराते हैं। एंड 5 न्यू फ्रूडियंस के बारे में तुम्हें पढ़ना है, एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नी, एडवर्ड एडलर, एरिच फॉर्म एंड कार्ल यंग, ठीक है? इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं। जैसे कार्ल यंग का मेन फोकस है आर्कीटाइप्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड प्रिमोडियल इमेजेस पे। एरिच फॉर्म का है कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग, दे ग्रो थ्रू इंटरेक्शन। एल्फ्रेड एडलर का है कि पर्सनल ग्रो, जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड द फेलियर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एरन हॉर्नी का है कि जो हमारे, कैरन हॉर्नी ने बहुत सारी चीजें बोली थी। पहले तो उसने बोली थी कि नीदर जेंडर इज सुपीरियर, दोनों जेंडर जो होते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, ना कि कम्पीट करने के लिए होते हैं। एंड ईच जेंडर हैज क्वालिटीज दैट शुड बी
दैट शुड बी एडमायर्ड बाय द अदर जेंडर, है ना। और दूसरा इसने बोला था कि जो भी बचपन में चाइल्डहुड में डिस्प्यूट्स होते हैं, पेरेंटल डिस्प्यूट्स, इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, उसकी वजह से आगे जाके लाइफ में डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड है तो बच्चा एंशियस होगा, अगर पेरेंट्स नेग्लेक्टिंग है तो बच्चा रिसेंटमेंट शो करेगा। तो इसने ये चीजें बोली थी, एनरिच फॉर्म में डेवलपमेंट स्टेजेस दिए थे और उसने बोला था आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा सिगमंड फ्रॉइड का सब कुछ हो गया। ये बिहेवियरल अप्रोच यहाँ पे छुप गया है, तो ये फोर्थ अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। दे बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद सोसाइटी। तो ये ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट का काम करता है। स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट से हमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टिमुलसेस मिलते रहते हैं, उसके रिस्पांस में हम रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन या तो रिवॉर्ड दिया, उस रिएक्शन को या तो रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है, और बेस्ड ऑन दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर पर्सनालिटी डेवलप्स। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको एनवायरनमेंट से स्टिमुलसेस मिल रहे हैं। अब सपोज वो टीवी देख रहा है, टीवी पे उसने कोई गेम देखी और उसने बोला कि मैं तो घर पे जाके ये गेम खेलूंगा, या घर पे जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं ये गेम खेलूंगा। तो ये उसका स्टिमुलस था, है ना, उसको एनवायरनमेंट से ये क्यूज मिले। अब जब मम्मी पापा आए तो उसने बोला मुझे ये गेम खेलना है। तो एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा ने बोला ओके वेरी गुड, चलो हम ये खेलते हैं, उसको पॉजिटिवली लिया और उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो उसको रिवॉर्ड मिला ना, उसको अंदर से एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आई कि ठीक है मैंने सजेस्ट किया, मेरे पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा लगा, मैं अगली बार और आइडियाज लेके आऊंगा, तो रिवॉर्ड मिला, है ना। रिवॉर्ड जरूरी है कुछ एक्सटर्नली मिले, इन फॉर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, तो वो अगली बार और ऐसी नई नई चीजें ढूंढेगा और लेके आएगा अपने पेरेंट्स के पास। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, ऐसा अगर चलता रहा थ्रू आउट चाइल्डहुड, उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी इनिशिएटिव टेकिंग, कॉन्फिडेंट, वो हमेशा ना चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरा बच्चा है, उसने अपने घर पे जाकर सजेस्ट किया मुझे ये गेम खेलना, पेरेंट्स ने बोला है कैसे बच्चे वाले गेम है, ये कोई खेलने की चीज होती है, घर पे नहीं खेला, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, उसको डांट दिया। अब वो बहुत डिस्करेज हो गया, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ सैडनेस आई, गिल्ट आई कि मैं कभी कुछ अच्छा सजेस्ट नहीं करता, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे डांट देते हैं, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, ये सब उसके दिमाग में चलने लगा। अब वो क्या करेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स के पास जब भी मैं कुछ लेके जाता हूँ पेरेंट्स मुझे डांट देते हैं, मतलब मैं कुछ भी पोटेंशियल, मेरे अंदर कुछ भी पोटेंशियल नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये दो चीजें देख रहे हो तुम, दोनों में क्या हुआ, स्टिमुलस एनवायरनमेंट से सेम मिला, रिस्पांस अलग मिला, रीइंफोर्समेंट अलग मिला, एक को रीइंफोर्समेंट मिला, एक को पनिशमेंट मिली, तो एक के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, एक के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, है ना। तो ये होता है बिहेवियरल अप्रोच की, हमारा जो बिहेवियर होता है डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट। इसका एक और एग्जांपल है शाइनेस एंड कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी का, कि ऐसे ही कोई बच्चा होगा जब भी वो अपनी फैमिली में कुछ सजेस्ट करता होगा या कोई क्वेश्चन पूछता होगा, उसके पेरेंट्स उसको डांट देते होंगे, तो उसने सीख लिया कि अगर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं, तो मुझे पेरेंट्स से डांट ही नहीं पड़ेगी, तो अवॉइड करने लगा, वो हमेशा चुप बैठने लगा, उसके पेरेंट्स उसको नहीं डांटने लगे, तो उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट हुआ, है ना। तो वो दोबारा वो चीज बार बार करेगा, बार बार चुप रहेगा। अब वही चीज वो स्कूल में करेगा अपने टीचर के सामने, बच्चों के सामने, कि वो कुछ नहीं बोलेगा, तो एज अ रिजल्ट उसको सामने से कोई डांटेगा नहीं, कोई उससे कुछ डिसएग्रीमेंट नहीं शो करेगा। अब ये चीज उसकी पर्सनैलिटी में तो जम गई है कि मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा तो सामने से भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो कैसे हो गई उसकी पर्सनैलिटी, शायद इंट्रोवर्ट, है ना। दूसरा बच्चा है, वो जब जब अपने पेरेंट्स को कुछ बोलता है, पेरेंट्स उसको पॉजिटिवली लेते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, तो अब वो जब वो उसके लिए रिवॉर्ड है, तो वो दोबारा जाएगा, पेरेंट्स को अपने आइडियाज सुनाएगा, वो दोबारा उसको एनकरेज करेंगे। वही चीज वो स्कूल में करेगा, स्कूल में अपने आइडियाज दिए, टीचर ने उसको एनकरेज किया, अपने पीयर्स के साथ सामने ये किया तो पीयर्स ने उसको एनकरेज किया, तो अब उसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट हो गई है, वो इनिशिएटिव लेता है, वो अच्छे से आइडियाज देता है। तो ये कैसे हुआ है, स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पे हुआ है। तो पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच ऐसे ही डेवलप होती है, ठीक है। कल्चरल अप्रोच है हमारा फिफ्थ अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग हम जिस कल्चर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वाई, बिकॉज आर कल्चर प्रोवाइड्स अस विद मेनी थिंग्स। फर्स्ट वो हमें आइडेंटिटी देता है, सेकंड वो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन डिसाइड करता है, थर्ड वो हमारी सोशल कंडीशन डिसाइड करता है, फोर्थ वो हमारे आसपास के नेबरिंग कम्युनिटीज डिसाइड करता है। अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। तुम्हारा आसपास का एरिया कैसा है, तुम्हारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसी है, तुम्हारे पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कितने हैं, है ना। कोई पुअर फैमिली है तो दे वुड बी फोर्स टू कम्युनिकेट या सोशलाइज, क्योंकि उनको लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी, हमेशा उनके पास इतने एसेट्स नहीं होते, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। कोई बहुत ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से है तो वो अपनी मर्जी से सोशलाइज करेंगे, फोर्सफुली नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पास उतनी रिसोर्सेज हैं, वो खुद को सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं। तो कल्चर के बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी साइड होती है या डेवलप होती है, इज द बिलीव ऑफ कल्चरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी। बुक में दो एग्जांपल्स हैं, बिहोर कम्युनिटी वाला जो कि हमारा एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का, एक ट्राइबल कम्युनिटी का। एग्रीकल्चर वाले डिपेंडेंट होते हैं, उतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, एंड जो दूसरे होते हैं कौन सा था, ट्राइबल कम्युनिटी वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं। एंड द लास्ट इज ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी में तुम्हारा आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ के बारे में है, हायरार्की ऑफ नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। दे बिलीव कि हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हम एक तो हमारा रियल सेल्फ होता है जो हम होते हैं, एक तो हमारा आइडियल सेल्फ होता है जो हम बनना चाहते हैं। मैं अगर एक्टिवली अपने रियल सेल्फ को आइडियल सेल्फ बनने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ तो मतलब मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस में हूँ, आई एम एक्टिंग एज अ फुली फंक्शनिंग पर्सन, और इवेंचुअली मेरा वो गोल फुलफिल हो जाएगा और इवेंचुअली मेरी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी। और भी काफी सारी चीजें इसमें, जैसे क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, नीड्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिक होती है, फिर सेफ्टी नीड आती है, फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है, तो ऐसे करके इनके बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो ये हमारी अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी हो गई, ये अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर ने दिया था। इसके बाद लास्ट टॉपिक है असेसमेंट। असेसमेंट में 3 टेक्निक्स हैं, सेल्फ रिपोर्ट जो हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं, एंड क्वेश्चनर्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, डू यू लाइक टू पार्टी, यस नो मे बी, ऐसे आंसर दे दो, डू यू लाइक टू पार्टी ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 रेट करो, ऐसे। दूसरे हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते, पिक्चर्स वगैरह या टास्क के फॉर्म में होते हैं। लास्ट इज बिहेवियरल एनालिसिस। तो सेल्फ रिपोर्ट में तुम्हारा डबल MPI आता है,
डबल एमपीआई में क्या क्या अब इसमें क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। सो ये याद रखना है कि ये चीज़ें डेवलप किसने की थी। जैसे डबल एमपीआई क्वेश्चनर है तो वो किसने डेवलप किया था, कहाँ पे डेवलप किया था, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं और वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डबल एमपीआई का फुल फॉर्म क्या है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, हाथवे एंड मैकिन्ले ने डेवलप किया था। इसका अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है जिसको हम डबल एमपीआई 2 बोलते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर क्वेश्चंस होते हैं एंड 10 सब स्किल्स होता है इसमें। 10 सब स्किल्स मतलब ये 10 डिफरेंट डिसऑर्डर्स को मेजर कर सकता है एंड इसके अंदर 567 क्वेश्चंस होते हैं एंड इसका इंडियन अडेप्टिव वर्जन जो है वो है जेएमपीआई, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जो मलिकन जोशी ने दिया था। इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट है 16 पीएफ। 16 पीएफ जो है वो कैटल की थ्योरी पर बेस्ड है और ये 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करता है एंड सेकंड पर इस पर्सनालिटी के अलावा इसका और क्या यूज है, वोकेशनल गाइडेंस के लिए यूज होता है, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए यूज होता है। एंड लास्ट इज ईपीक्यू। ईपीक्यू आइसिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी और ये आइसिंग की थ्योरी पर बेस्ड है। अब ये जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है ना, ये रिलाई करते हैं कि तुमने तो क्वेश्चन पूछ लिया, सामने वाला आंसर क्या देगा उस पर रिलाई करते हैं। तो सामने वाला झूठ भी तो बोल सकता है ना, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो गलत हो जाएगा उसका रिजल्ट, अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है तो भी रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो इसके दो लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स में पहला आ जाएगा सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब पीपल टेंड टू आंसर इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ क्वेश्चन के अंदर डू यू लाइक टू स्टील, ऑब्वियसली वो अग्री नहीं करेगा, है ना। वो जो सोसाइटी अप्रूव करेगी वही रिस्पॉन्स देगा। डू यू लाइक टू हिट एनिमल्स, वो अग्री नहीं करेगा, जो सोसाइटी अप्रूव करेगी वही आंसर देगा। तो सोशल डिजायरेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लिमिटेशन आता है जो जो इसके रिजल्ट को हैम्पर कर सकता है। और एक्विसेंस, एक्विसेंस इज आंसरिंग इन इन्फॉर्मेशन, वो हर क्वेश्चन का आंसर यस 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 दे रहा है बिना पढ़े, तो ऑब्वियसली आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो दिस वाज सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर यूज टू असेस कॉन्शियस थॉट्स। कॉन्शियस थॉट्स मतलब जिसके बारे में मुझे पता है। तो मुझसे पूछ रहे हो डू यू लाइक टू पार्टी, अगर मुझे पता है कि मुझे पार्टी करनी पसंद है तभी तो मैं बता पाऊंगी ना मुझे पार्टी करनी पसंद है। मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगी कि हाँ मुझे पसंद है। तो दे लाइक टू दे एम टू असेस कॉन्शियस थॉट्स एंड दे रिलाई ऑन द आंसर्स ऑफ द सब्जेक्ट। फिर आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब सिंस देखो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला था कि हमारा जो मेन पार्ट होता है ना पर्सनालिटी का, कि हम कैसे एक्ट करेंगे, हम कैसे सोचेंगे, वो अनकॉन्शियस माइंड से आता है। तो तुम कॉन्शियस थॉट्स को असेस करके क्या कर लोगे, अनकॉन्शियस थॉट्स भी तो जरूरी है। तो अनकॉन्शियस थॉट्स को असेस करने के लिए आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इसमें लोगों को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ये चीज यूज हो रही है। अगर मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, लोगों को ये चीजें नहीं पता होती तो वो मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। और इसमें ना एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस मतलब अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर क्वेश्चन दे रही थी तो उसका एक स्ट्रक्चर था, उसका एक फॉर्मेट था। यहाँ पे नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं, शेप्स होते हैं, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, कुछ ऐसे एम नहीं होता कि इससे ये चीज होगी। अगर यहाँ पे मैंने आंसर किया डू यू लाइक टू पार्टी का आंसर किया यस, तो मुझे पता है इसका मतलब ये होगा कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है, हेंस द स्टिमुलस इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब इसके अंदर तुम्हारे 5 टेस्ट हैं, रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड रोज़नबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। इन सबके अपने अपने यूजेस हैं, इन सबके अपने अपने फैक्टर्स हैं, वो भी याद करने हैं। लास्ट इज बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस में हम सामने वाले के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। इसमें जो दो बेसिक टेक्निक है वो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो, बहुत पढ़ चुके हो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैं उसके बिहेवियर को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रही हूँ, या तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा या नॉन पार्टिसिपेंट होगा। मतलब पार्टिसिपेंट मतलब सामने से ऑब्जर्व करना, नॉन पार्टिसिपेंट मतलब उसको पता नहीं है पीछे से ऑब्जर्व करना। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रही हूँ उससे सामने सामने, या तो स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है। नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन में हम उसको बोलते हैं कि उसको सिचुएशन देते हैं, टास्क देते हैं और उसको बोलते हैं चूज अ पर्सन दैट यू वुड लाइक टू वर्क विद फ्रॉम योर ग्रुप। अब वो किसको चूज करता है उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी जज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हर बार कोई अपने फ्रेंड को चूज कर रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा क्लोज टाइप का पर्सन है, वो अननोन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, वो रैंडम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, वो उन्हीं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है जिनको वो जानता है। तो उसकी पर्सनालिटी बारे में काफी चीजें पता चल जाएगी तुम्हें। ऑन द अदर हैंड कोई उस इंसान को चूज करता है जो टास्क में अच्छा है, तो मतलब वो रिजल्ट्स के पीछे भागता है, डिपेंडेबल है ना, कॉन्साइंशियसनेस हाई है उसका। तो नॉमिनेशन में नॉमिनेशन हो गया। रेटिंग स्केल में हम उस इंसान से नहीं पूछते जिसकी पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, हम उससे पूछते हैं जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड है, फैमिली या फ्रेंड, जो उसको बहुत पास से जानता है। ठीक है, तो उससे हम उसकी पर्सनालिटी को रेट करने के लिए बोलेंगे। और रेटिंग में दो लिमिटेशन आती है, एक तो हेलो इफेक्ट और एक मिडिल कैटेगरी बायस, मिडिल और एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। अब हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि मे बी एक एट्रीब्यूट, अगर तुम मेरे बारे में मेरी फैमिली से पूछ रहे हो, मेरे फ्रेंड से पूछ रहे हो, तो मे बी कोई एक एट्रीब्यूट होगा जो उनको नहीं पसंद, उसके बेसिस पे वो मेरी पूरी पर्सनालिटी को नेगेटिव बता देंगे। या मे बी कोई एक एट्रीब्यूट होगा जो उनको पसंद है, उसके बेसिस पे वो मेरी पर्सनालिटी को पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बता देंगे, तो हेलो इफेक्ट हो गया। और मिडिल और एक्सट्रीम कैटेगरी बायस क्या होता है, मिडिल कैटेगरी बायस की हर किसी का आंसर मिडिल में देना। अगर स्केल है 1 to 5 तो वो हर का आंसर 3 स्केल पे दे रहे हैं, तो उससे भी कुछ नहीं पता चलेगा। और एक्सट्रीम मतलब हर का आंसर 1 या 5 दे रहे हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो रेटिंग स्केल के दो लिमिटेशंस है। एंड द लास्ट इज सिचुएशनल टेस्ट। उनको हम डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं और उसमें बोलते हैं उनको एक्ट करने के लिए कि आप कैसा एक्ट करोगे, और वो जैसा एक्ट करते हैं उसके बेसिस पे उनकी पर्सनालिटी जज होती है। सो ये हमारा हो गया चैप्टर 2 का रिवीजन हो गया, काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट, मतलब कुछ ज़्यादा ही रिवीजन हो गया, इतना मैंने प्लान नहीं किया था बट हो गया। पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी प्रीवियस 3 साल के। सो इस टाइप से अगर फ्लो चार्ट बनाओगे ना, कितना भी रफ बना लो, ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो, जिस टॉपिक का टॉपिक है उसी में आ रहा है, कुछ छूटे ना, नाम वगैरह ऐड कर दो और ऐसे बनाओ कि तुम्हें समझ आए, तो इससे रिवीजन करनी ईजी हो जाएगी। एक बार फ्लो चार्ट को पूरा देख लोगे तुम्हें पूरा टॉपिक याद आ जाएगा, एक एक नाम याद आ जाएगा, और फ्लो चार्ट को रिवाइज करते रहो रोज रोज एक बार, तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस रिवीजन और रिपीटिशन की जरूरत है, हो जाएगा।